वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन एग्री गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं अभी वर्तमान समय में बिहार कृषि महाविद्यालय सबौर भागलपुर के मेन कैंपस में अध्ययनरत हूँ। अभी मैं आपको एक बीसीसी से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ कि इस बार जो है एज को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। पहले इसमें जो एज था वो मिनिमम एज 16 वर्ष था, लेकिन इस वर्ष जो है आयु की सीमा को 16 वर्ष से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया। यानी कि आपकी आयु जो है, आपकी उम्र जो है 18 वर्ष होगी तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म को इस बार फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा जब तक आपका उम्र जो है 18 वर्ष तक नहीं हो जाता है तब तक आपको वेट करना होगा। तो आज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड के कृषि विज्ञान का ये हमारा दूसरा अध्याय है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चावल। और आशा है कि जो मेरा पहला अध्याय वो हमने 6 पार्ट में उसके वीडियो बनाए हैं और मुझे आशा है कि आप लोग उस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से देख रहे होंगे और अपने नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि नोट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब तक आप नोट नहीं करेंगे, उसे बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। इसीलिए आपको वो बातें दिमाग में हमेशा के लिए रखने के लिए आप नोट करें और बार बार उसका रिवीजन करें, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो नए चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और पीछे वाला चीज़ फिर आप भूलते जाएंगे। तो जो भी पीछे की चीज़ें पढ़ी हुई है वो आप एक टाइम सेट करें या एक टाइम बनाएं कि इस संडे को जो है हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ जितना भी हमने पिछले सप्ताह में पढ़ा है उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो पीछे वाले चीज़ को भूलते ही चले जाएंगे और नया वाला चीज़ जो भी आया ऐड होगा फिर पीछे से भूलते चले जाएंगे। तो ये इसके पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, और जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो फिर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपके लिए छोटे छोटे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग कम से कम और अच्छे से अच्छे तरीक़े से पढ़ सकें और उसको याद रख सकें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं राइस पे। और राइस के बारे में जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका थोड़ा सा ओरिजिन, इसका उत्पत्ति स्थान जानेंगे कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। उसके बाद सूटेबल इसका मृदा क्या है, कौन कौन से मौसम में लगाया जाता है, इन सबों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने वीडियो लेक्चर पे आते हैं। तो सबसे पहले आप देख लेंगे राइस, चावल, और उसके नीचे लिखा हुआ है ओराइजा सैटिवा। ओराइजा सैटिवा इसका क्या है, इसका बोटेनिकल नेम है या हम लोग इसका बोल सकते हैं इसका वानस्पतिक नाम। तो राइस का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है, ओराइजा सैटिवा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बीसीईसी के एग्जाम के लिए भी और आपका जो बोर्ड देंगे उसके लिए भी, कि बताइए कि चावल का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो चावल का वानस्पतिक नाम क्या होता है, ओराइजा सैटिवा। तो ये जो है याद रखेंगे आप लोग, ओराइजा सैटिवा। ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है और ये आपसे बिहार बोर्ड में पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि चावल का साइंटिफिक नाम क्या है या वानस्पतिक नाम क्या है या फिर बोटेनिकल नाम। तो ओराइजा सैटिवा इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद मैंने इसका फैमिली मेंशन नहीं किया है। मैं अगला जो वीडियो में अपलोड किया हूँ अध्याय 1 में, उसमें मैंने इसके बारे में बताया है कि इसका फैमिली क्या है, धान का फैमिली क्या है। तो आप लोग ये मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं, आप लोग उस वीडियो को जा कर के देखिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि चावल का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है। ये फैमिली का नाम, इसका जो परिवार है, चावल का जो परिवार है वो कौन सा परिवार से है। उसके बाद है इसका इंट्रोडक्शन, परिचय। परिचय में मुख्य रूप से हम लोग यही जानेंगे कि इसका क्या क्या यूज है, इसको कितना एरिया में लगाया जा रहा है। मुख्य रूप से ये बिहार बोर्ड के लिए सिलेबस के लिए, इसलिए हम लोग इसे मुख्य रूप से बिहार के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे। बिहार में इसका क्या उत्पादकता है, इसका कितने हेक्टेयर में लगाया जा रहा है, इससे क्या क्या यूज है, इसका क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं।
तो सबसे पहले देखें कि इसको क्या है कि इसको तीनों मौसम में लगाया जाता है। खरीफ में भी लगाया जाता है, रबी में भी लगाया जाता है और गर्मी के मौसम में भी लगाया जाता है, यानी कि जायद के रूप में भी इसे लगाया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से बिहार में इसे खरीफ ऋतु में ही लिया जाता है। मुख्य जो फसल है, जो बिहार का जो सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है किस ऋतु में, तो खरीफ ऋतु में उगाया जाता है। लेकिन इसे तीनों ऋतुओं में भी हम लोग बिहार में इसे उगा सकते हैं। खरीफ जो आपका जून जुलाई से स्टार्ट होता है और अक्टूबर नवंबर में जाकर के कटाई होती है। उसके बाद हमारा है रबी। रबी को हम लोग बोरो राइस भी बोलते हैं। बोरो मीन्स बसंत, जो बसंत ऋतु में धान लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बोरो राइस। तो इसको याद रखेंगे कि जो रबी में फसल लगती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोरो राइस बोलते हैं या फिर बोरो धान बोलते हैं। उसके बाद एक होता है हमारा गर्मा फसल, जो गर्मी के दिनों में उगाई जाती है। उसके बाद यह जो है बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, यानी कि इसे सबसे ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है वो कौन सा है, तो वो धान है। उसके बाद है कि बिहार में कितने हेक्टेयर में, कितने क्षेत्रफल में इसका खेती की जाती है। तो बिहार में जो है इसे कितने क्षेत्र में उगाया जाता है, इसे 33 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है। इसे कितने हेक्टेयर में उगाया जाता है, तो इसे 33 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है। और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। इसको भी ध्यान में रखिए कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, 10,000 स्क्वायर मीटर। उसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो 33 लाख हेक्टेयर है, ये बिहार में जितना भी कृषि योग्य भूमि है, उस बिहार में जितना भी कृषि योग्य भूमि है उसका जो है ये 41% है। यानी कि हमारे बिहार में पूरे कृषि योग्य भूमि में 41% जो है किसकी खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। और ये कितने हेक्टेयर में की जाती है, तो 33 लाख हेक्टेयर में की जाती है। और ये पूरी बिहार की पूरी कृषि भूमि का ये कितना प्रतिशत है, तो 41% है। उसके बाद एक कोट है आपकी किताब में दिया हुआ है कि बिहार के लिए जो है धान जीवन, राइस इज लाइफ ऑफ बिहार। उसके बाद हम लोग आते हैं उत्पत्ति के स्थान, उत्पत्ति पे, इसका ओरिजिन कहाँ होगा, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो पुराने धर्म ग्रंथों में ऋग्वेदों के अनुसार इसका उत्पत्ति स्थान भारत को ही माना गया है। पराशर के द्वारा जो लिखा गया है कृषि संग्रह, कृषि संग्रह एक बुक है, कहाँ है आपका, हाँ, कृषि संग्रह एक पुस्तक का नाम है जिसे ऋषि पराशर के द्वारा लिखा गया है। और इनके अनुसार जो है भारत को ही चावल का उत्पत्ति स्थान माना गया है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक और भी हैं जिनके द्वारा इनको यानी कि भारत के आसपास से ही ओरिजिन माना गया है। जैसे कि आपका है भारत और बर्मा, इंडिया एंड बर्मा। इसको जो है बेबी लोग बताते हैं कि चावल की उत्पत्ति स्थान जो कहाँ है वो भारत और बर्मा। उसके बाद एक वैज्ञानिक और है, उनका नाम है डिकोंडोले। उसका नाम क्या है, डिकोंडोले। और वो बताते हैं कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया है। तो मुख्य रूप से जो माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया या भारत वर्मा। आपका क्वेश्चन में यदि आता है कि बताइए कि चावल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया है ऑप्शन में, तो वो भी टिक आप लगा सकते हैं। या वो नहीं दिया हुआ है तो आप भारत वर्मा भी टिक लगा सकते हैं। या फिर भारत वर्मा भी नहीं है तो आप केवल भारत दिया हुआ है तो आप उसमें भी टिक कर सकते हैं। आपका कोई भी आंसर जो होगा वो गलत नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं वितरण में। वितरण कहने का मतलब हुआ कि ये कहाँ कहाँ जो है इसका कहाँ कहाँ विस्तार है, कहाँ कहाँ ये उगाया जाता है। तो इसका जितना भी संसार में जितना भी चावल उगाया जाता है, पूरे विश्व में जितना भी धान को उगाया जाता है, उसका 90% जो है भारत और चाइना मिलकर के, ये दोनों मिलकर के पूरी चावल का उत्पादन करते हैं। यानी कि विश्व में जितना भी धान होता है उसका 90% उत्पादन कौन करते हैं,
भारत और चीन मिल करके, चाइना और इंडिया मिल करके, दोनों मिल करके पूरे विश्व का 90% जो है चावल का उत्पादन कौन करते हैं? ये दोनों करते हैं। उसके बाद 1/4 यानी कि 25% जितने भी चावल है वो इंडोनेशिया हो गया, बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया और भी बहुत सारे जो देश है वो मिल करके करते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका कि संसार का सारा धान जो है, संसार का 90% धान जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में उगाया जाता है। उसके बाद 90% के बाद जो 10% धान बच जाता है उसका 1/4 यानी कि 10% का 1/4 भाग जो है इंडोनेशिया, बर्मा, म्यांमार वगैरह उत्पादन करते हैं और जो है 75% यानी कि 10% का 75% जो भाग बच जाता है वो पूरे संसार मिलकर के इसका उत्पादन करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं गर्मा। उसके बाद क्या है कि गर्मा और बोरो, ये गर्मा बोरो धान के उत्पादन बिहार में 1 हेक्टेयर में किए जाते हैं। तो हम पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को कि बिहार में मुख्य रूप से किस ऋतु में धान उगाया जाता है, तो खरीफ ऋतु में धान उगाया जाता है। और गर्मा और बोरो, गर्मा धान और बोरो धान यानी कि शरद ऋतु या बसंत ऋतु। तो जो बोरो मतलब बसंत ऋतु, तो यहाँ पे जो धान उगाया जाता है बसंत ऋतु में वो केवल मात्र 1 हेक्टेयर में उगाया जाता है। वो कितने हेक्टेयर में उगाया जाता है? मात्र 1 हेक्टेयर में उगाया जाता है। मिथिलांचल जो मिथिलांचल वाले जो एरिया है उसी में उसी साइड जो है ये उगाया जाता है। उसके बाद आते हैं हम लोग उत्पादकता पे, प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं। उत्पादन और उत्पादकता दोनों अलग अलग चीजें हैं। उत्पादन कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जितना मेरे पास जमीन है उसमें कुल कितना उत्पादन हुआ, और उत्पादकता कहने का मतलब हुआ है कि हम लोग प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितना उत्पादन ले रहे हैं। उत्पादकता का मतलब प्रति हेक्टेयर से है और उत्पादन कहने का मतलब जितना आपके पास भूमि है उसमें आप कितना उत्पादन कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं तो बिहार की उत्पादकता कितनी है? 2525 kg प्रति हेक्टेयर। तो इसकी उत्पादकता कितनी है? 2525 kg प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है कहाँ की? बिहार की। उसके बाद आते हैं हम लोग जलवायु पे कि कौन कौन सा इसके लिए जलवायु सूटेबल है, इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए जो सामान्य टेम्परेचर है जिससे इसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, इसका वानस्पतिक वृद्धि होता है, यानी कि जो डंठल वगैरह होते हैं वो विकसित होते हैं, टिलर्स निकलते हैं यानी कि 1 धान से 2 धान, 2 धान से 4 धान, इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होता है, जो बनावट होती है वो मुख्य रूप से 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में सही से होता है। यानी कि उसका ग्रोथ जो है लंबाई हो, चौड़ाई हो, उसमें वृद्धि, बहुत सारा पत्ते निकल रहे हैं, तो उसकी जो वृद्धि होती है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में होती है। और बिचड़ा का जो अंकुरन होता है, धान का जो अंकुरन होता है उसका उपयुक्त टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस माना गया है। आप ऐसे भी देखते हो कि जिस टाइम बिचड़ा डाला जाता है तो उस टाइम जो होता है इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका जो अंकुरन के लिए जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 32 डिग्री सेल्सियस, और वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए इसका टेम्परेचर जो होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आप लोग जो भी जिसके घर में खेती होता होगा वो देखते होंगे कि जिस टाइम जो होता है वेजिटेटिव ग्रोथ हो रहा होता है, इसका वानस्पतिक वृद्धि हो रहा होता है, उस समय ठंडे का मौसम थोड़ा थोड़ा रहता है। तो ये हो गया आपका 20 से 25 डिग्री तापमान है किसके लिए? तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए। और धान के अंकुरन के लिए कितना टेम्परेचर है? 30 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस इसका उपयुक्त रहता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे? मृदा पे। इसके लिए किस प्रकार का सॉइल चाहिए, किस प्रकार का इसके लिए मृदा जो है उपयुक्त होता है। तो एक क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, दिमाग में अभी ही सेट कर लें ताकि आप लोग भूले नहीं। इसके लिए जो मृदा चाहिए वो कैसा चाहिए? एसिडिक चाहिए, अम्लीय मृदा चाहिए। ये मुख्य रूप से किसमें ग्रो करती है? धान जो होता है हमारा अम्लीय मृदा चाहिए। इसके लिए कितना पीएच मान होना चाहिए? तो 6.5 इसका पीएच मान होना चाहिए। इसके लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है? 6.5
हाई। और इसके लिए यदि मृदा का बात करें, यदि मिट्टी का बात करें कि किस मिट्टी में ये ज़्यादा सुटेबल होता है, किस मिट्टी में ये अच्छे से ग्रोथ करता है, तो हमारा है दोमट, मटियार दोमट या फिर दोमट। ये चिकनी मिट्टी में भी अच्छे से ग्रो कर सकता है, मटियार या मटियार दोमट में ये अच्छे से वृद्धि करता है। हम लोग इसको तो ये हो गया मृदा हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं फसल के मौसम में। मौसम आपको जैसे ही बता दिए, पहले ही हम लोग इस पे बात कर चुके हैं कि ये तीनों मौसम में लगाया जाता है। एक खरीफ, दूसरा रबी जो जिसको हम बोरो राइस बोलते हैं, जो बसंत ऋतु यानी कि शरद के मौसम में लगाया जाता है। उसके बाद है एक गर्मा फसल। तो इसको मुख्य रूप से याद रखना है क्या, बुआई कब की जाती है और कटाई कब की जाती है। तो बुआई जो होता है ये आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। इसको मैंने ऐसा टेबल जो यहाँ पे प्लॉट किया है ताकि आप लोग इसको आसानी से याद रख सकें। तो पहले खरीफ, बोरो मीन्स बसंत या फिर इसको शरद भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा गर्मा। तो खरीफ फसल कब से स्टार्ट होती है, तो जून जुलाई से स्टार्ट होती है और अक्टूबर नवंबर में जाकर के कट जाती है। अब अक्टूबर नवंबर में जाकर के कट जाती है, तो फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अक्टूबर नवंबर से। बोरो राइस जो होता है अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और आपका फरवरी मार्च में काट ली जाती है। उसके बाद जो है हमारा गर्मा फसल फरवरी मार्च में लगाई जाती है और फिर जून जुलाई में काट ली जाती है और फिर जून जुलाई से हमारा यहाँ स्टार्ट होता है। फिर इस प्रकार से हमारा जो है चक्र जो है ये चलते रहता है, खरीफ, बोरो और गर्मा का। तो अब हम लोग जानेंगे कि परिस्थिति के आधार पर धान को किस प्रकार से कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले तो है कि जहाँ पे पानी की कमी है और वो जमीन थोड़ा ऊंचा है। अब जमीन थोड़ा ऊंचा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो क्या वहाँ पर क्या होगा कि पानी कम जाएगा। जो हम इरिगेशन करेंगे तो वो बहा करके नीचे चली आएगी जल्दी से, या फिर जो भी हमारा रेनफेड कंडीशन यानी कि वर्षा आधारित जो होगी वो वर्षा पड़ेगी तो वो भी वहाँ से नीचे चली जाएगी। तो उस प्रकार के धान के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी पकने वाली किस्मों को लगाते हैं और जो कम पानी चाह रही हो उस प्रकार के हम लोग किस्मों को लगाते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ऊपरी जमीन हेतु और शीघ्र पकने वाली। तो अब जिसको हमें क्या हुआ कि ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, ज़्यादा मात्रा में पानी देना पड़ेगा, तो क्या हुआ कि इससे हमारा ज़्यादा मात्रा में पानी देना पड़ेगा, बार बार इरिगेशन करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारा ही लॉस होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो शीघ्र पकने वाली होती है फसलें होती है, जो जल्दी पकने वाली राइस होती है, उसको हम ऊपरी जमीन में लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, नाम से ही पता चलेगा तुरंता। तुरंता मतलब क्या, जल्दी। तुरंता मतलब जल्दी यानी कि शीघ्र पकने वाली, तो इसका नाम रखा गया क्या, तुरंता। तो तुरंता क्या है, ऊपरी जमीन वाली है और शीघ्र पकने वाली फसलें। उसके बाद आपका है शुष्क सम्राट। शुष्क सम्राट मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि शुष्क मतलब वैसा स्थान जहाँ पे नमी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, या शुष्क मतलब सूखा हुआ स्थान। तो सूखा हुआ स्थान और सम्राट कहने का मतलब क्या हुआ कि एक प्रकार से समझिए कि जिसका पूरा वर्चस्व हो, यानी कि जिसका सब पे दबदबा हो, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए कि वो राजा हो, सम्राट। तो शुष्क सम्राट कहने का मतलब हुआ कि सूखा का राजा, यानी कि जहाँ पे पानी नहीं भी रहेगा तो वहाँ भी क्या होगा कि वो फसल आसानी से वो ग्रो कर सकता है। तो ये दो वैरायटी आपको याद हो गई होगी, शुष्क सम्राट और तुरंता। उसके बाद है हमारा सबौर द्वीप है जो हमारे बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा तैयार किया गया है। ये जो वैरायटी है धान की वो सबौर के द्वारा ही विकसित की गई है। तो इसका नाम है सबौर द्वीप। ये भी क्या होती है, जल्दी से पक जाती है। उसके बाद है प्रभात भी जल्दी पकने वाली राइस में से एक है, धान में से एक है। प्रभात मतलब आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि मतलब प्रभात मतलब क्या, सुबह, मॉर्निंग हो रहा है। तो मॉर्निंग क्या होता है, अर्ली उसको बोलते हैं हम लोग अर्ली टाइम, यानी कि जो हमारा दिन है उस दिन का सबसे पहला टाइम, तो यानी कि जल्दी वाला टाइम अर्ली मॉर्निंग हम लोग बोलते हैं। जो 4 बजे का समय होता है या 5 बजे का, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो अर्ली समय वाला जो होता है यानी कि सुबह वाला, यानी कि जल्दी वाला,
वो क्या है हमारा प्रभात है। उसके बाद आता है हमारा क्या है मध्यम जमीन वाला, ये तो सबसे ऊपर वाला हो गया। उसके बाद आता है हम लोग मध्यम जमीन वाला, यानी कि वैसा जमीन जो ज्यादा ना ही ज्यादा क्या हो ऊपर में हो और ना ही ज्यादा नीचे में हो। तो उसके लिए जो हमारी वैरायटी है सबौर श्री है, सबौर अर्धजल है, उसके बाद सीता है और कनक है। सबौर अर्धजल कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो वो ज्यादा पानी लेगा और ना तो वो ज्यादा कम पानी लेगा, यानी कि मीडियम में वो ग्रो कर सकता है। तो ये जो हमारा सबौर श्री और सबौर अर्धजल जो है ये भी बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के द्वारा ही इसे विकसित किया गया है, इसीलिए इसे नाम सबौर दिया गया। आप जहां भी देखेंगे कि जिसमें भी सबौर लगा हुआ है इसका मतलब वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा ही विकसित की गई किस्म है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग अब नीचे जमीन वाली, सबसे ऊपर पढ़ लिए, नीचे पढ़ लिए, मध्यम पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग आते नीचे वाली, नीची जमीन हेतु और देर से पकने वाली। तो जहाँ पे नीची जमीन होती है वहाँ पे क्या हुआ कि सारा पानी वहाँ आकर के जमा हो जाएगा और वो पानी जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक यानी कि लंबे समय तक वहाँ पे बना हुआ रहेगा। थोड़ा सा भी बारिश हुई तो वहाँ पे आकर के वो पानी जमा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो भी हमारा खरीफ सीजन होगा तो वहाँ पर क्या होगा सारा पानी जो होगा वहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा कि अधिक धान हमारा जो होता है जल्दी पक जाता है, क्या होगा हमें काटने में दिक्कत होगी, वहाँ से लाने में परेशानी होगी। तो इसकी इस टाइप का जो भी हमारा जमीन होता है, जो भी हमारा निचला जमीन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो देर से पकने वाली होती है उस प्रकार की किस्मों को लगाया जाता है ताकि पानी जो है हमारा सूख जाए। उसके बाद हमारा जो धान है वो मैच्योर हो जाए, अच्छे से पक जाए, उसके बाद हम लोग वहाँ से क्या कर सकते हैं आसानी से काट करके ला सकते हैं। इसीलिए जो नीचे जमीन वाली होती है उसको कहाँ लगाया जाता है, देर से पकने वाली किस्मों को लगाया जाता है ताकि काटने में, हार्वेस्ट करने में, वहाँ से उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में, वहाँ से उसका ढुलाई करने में हमें आसानी हो। तो हो गया नीची जमीन में हम लोग किस प्रकार का लगाते हैं, जो देर से पकने वाली होती है। और इसमें कौन कौन सा है, तो इसमें है राजश्री, सत्यम और राजेंद्र मैसूरी। हम लोग क्या कहते हैं राजेंद्र मंसूरी भी बोलते हैं या मंसूरी धान बोलते हैं। तो राजेंद्र मंसूरी है। तो और एक बात है यहाँ पे कि राजेंद्र ये है, ये भी बिहार का ही कृषि विश्वविद्यालय है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर पूसा में, पूसा समस्तीपुर। तो ये कहाँ है, ये समस्तीपुर में, पूसा में समस्तीपुर में, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। और इसी के द्वारा जो है ये राजेंद्र मंसूरी धान जो है, ये धान की जो किस्म है उसको विकसित किया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा है, राजश्री है, सत्यम है और राजेंद्र मंसूरी। उसके बाद हम लोग आते हैं गहरे पानी वाली। एक तो हम लोग ने बताया कि निचले जमीन वाली वहाँ का वाटर का जो स्टैग्नेशन होता है, जो पानी का ठहराव होता है वो लंबे समय तक होती है। लेकिन ये गहरे पानी वाली यानी कि वैसा जगह जहाँ पे क्या हो कि हमेशा मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब पानी रहता हो, धान जो है पूरा का पूरा डूबा हुआ है और थोड़ा सा मतलब कि इतना सा पोर्शन भी हो सकता है कि निकला हुआ या फिर पूरी तरीक़ा से भी डूबा हुआ रहता है। बहुत सारा वहाँ जल आने की वजह से बाढ़ वाले क्षेत्र में क्या होता है कि महीनों दिन तक क्या होते हैं सारा का सारा जो फसल होती है वो पानी में डूबे रह जाते हैं। तो उस प्रकार के क्षेत्र में फसल को लगाने के लिए उस प्रकार से धान विकसित किया गया है ताकि वो अधिक से अधिक पानी जो है उसके ऊपर बहते भी रहे तो वो आसानी से उसे सह सके, उसे सहन कर सके। तो इसमें आपका कौन हो जाएगा, सुधा है, जानकी है, वैदेही है। ये सारी जो वैरायटी है वो आपको लगाई जाती है कहाँ पे, तो जहाँ पानी का जमाव ज़्यादा ऊंचा तक होता है यानी कि ज़्यादा गहराई में होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गहरे पानी वाली। तो ये है सुधा, जानकी और वैदेही। अब लास्ट में आता है हमारा सुगंधित किस्म वाली धान, जो क्या होते हैं, यदि आप उसको पकाते हैं, उस चावल को बनाते हैं तो बहुत दूर दूर तक उसका क्या होता है, सेंट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेड राइस। तो इस प्रकार में कौन कौन है तुम्हारा, इसमें भी देखेंगे कि यहाँ पे राजेंद्र कस्तूरी है, राजेंद्र भगवती है, उसके बाद सबौर सुरभित है, ये सारे सुगंधा है, कतरनी है, सोनाचूर है। तो इस सब का जो नाम है उसी से थोड़ा सा पता चलता है कि ये जो क्या है, कि सेंटेड राइस है। जैसे
सुगंधा कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सुगंध होगा, सुगंध देगी। उसके बाद सोनाचूर की लड्डू जो है आप लोग खाएंगे तो उसमें ये क्या होता है कि महक आती है, एक सेंट आती है, तो ये सोनाचूर हो गया। कतरनी को आप लोग बहुत पहले से जानते होंगे, कतरनी चावल, कतरनी चावल भी सेंटेड होती है। उसके बाद है राजेंद्र भगवती, ये भी जो है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर से तैयार किया गया, वही इसका जो है वहीं से ये डेवलप हुआ। उसके बाद हम लोग आएंगे कस्तूरी, तो कस्तूरी में भी क्या होते हैं, बहुत महक होती है। इसमें क्या होता है, हिरण के नाभि में पाया जाता है, और उसी महक के खोज में क्या होता है कि हिरण पूरे जंगल छान मारता है, लेकिन वो जहां से उसका इवोल्यूशन हो रहा है, वो सुगंध आ रहा है, उसको वो खोज नहीं पाता है। तो ये कस्तूरी है। उसके बाद है सवर सुरभित, सुरभित से ही पता चला होगा कि एकदम सारा का जो है माहौल जो है सुरभित हो गया है, एकदम से महक उठा है, इस प्रकार का सुगंधित हो गया है। तो ये भी आपका हो गया सवर सुरभित। और ये सारी जो है जितने भी वेराइटी हैं सारे के सारे क्या है, कैसी किस्में, सुगंधित किस्में हैं। उसके बाद है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग तो आप लोगों को सब में याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सभी जगह स्पेसिंग आपको सेम ही मिलेगी, 20x15। ये जो होती है कतार से कतार की दूरी और पौधों से पौधों के बीच की दूरी को यहाँ पे लिखा गया है। ये आपसे भी पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि चावल की स्पेसिंग क्या होती है, और चावल की लगाने से कतार और पौधे से पौधे के बीच की दूरी क्या होती है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। उसके बाद हम लोग आते हैं सीड रेट, बीज दर पे आते हैं। बीज दर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड रेट बोलते हैं। तो इसका जो सबका जो देख रहे हैं कि आप समान ही सीड रेट है, सबका जो है 25 केजी से लेकर 20 केजी से लेकर के 25 केजी तक ही है। लेकिन आप एक में देख रहे हैं कि उसका जो है 35 केजी है। 35 केजी ये जो है ये गहरे पानी वाले के लिए है। ये जो है 35 केजी प्रति हेक्टेयर जो आपका बीज दर है वो गहरे पानी वालों के लिए, गहरे पानी वालों के। अब गहरे पानी वाले में ज़्यादा सीड रेट इसीलिए दिया जाता है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय तक वाटर का स्टैग्नेशन, वाटर जल जमाव रहने से क्या हो सकता है कि कुछ जो है पौधा मर भी सकते हैं, या फिर हो सकता है कि उसका जड़ जो है अच्छी तरीक़े से नहीं जमा हो, तो कुछ जड़ वहाँ से यानी कि बह करके जा भी सकते हैं। तो इसीलिए इसका सीड रेट थोड़ा सा ज़्यादा लिया जाता है, ताकि कुछ मात्रा में पौधा एक जगह से दूसरी जगह चल जाए, या फिर कुछ गल जाए, या फिर किसी कारण वजह से वो मर जाए, तो उसका जो है भरपाई वो हो सके। तो इस पार्ट में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आगे वाला जो मेरा पार्ट आएगा उसमें हम पार्ट 2 बनाएंगे, और पार्ट 2 तक ही हम लोग इस ये जो हमारा चावल का पूरा जो चैप्टर है उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो उसके बाद ये आपने देख लिया, उसके बाद जो भी हमने इसमें बताया है उसको आप नोट करें और अपने कॉपी में लिखें, और उसको एक टाइम रखें कि किस दिन हमको रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप फिर से सारा चीज़ जो भी पढ़ें वो भी भूल जाएंगे। तो एक मैं थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा देता हूँ आपको कि मैंने पहले क्या पढ़ा है और इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की चावल की कि चावल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो चावल का वानस्पतिक नाम जो है ओराइजा सैटाइवा है, और इसका फैमिली का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसका फैमिली जो है ये क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि पूरे बिहार में जो है चावल कितने लाख हेक्टेयर भूमि में उगती है। तो पूरा जो है पूरा बिहार में 33 लाख हेक्टेयर जमीन पे जो है ये पूरा का पूरा चावल आपका लगाया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जितने भी पूरा बिहार में जमीन है उसका 41% जो है उसमें चावल हमारा ग्रो किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि इसका उत्पादकता कितना है। तो इसका उत्पादकता जो है हमारा जो है 2525 केजी प्रति हेक्टेयर है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया था कि इसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। किसके लिए? तो पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए, एवं अंकुरन जो होना चाहिए इसका कितना होना चाहिए वो 32 डिग्री सेल्सियस 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक उपयुक्त माना गया। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसका पीएच मान कितना होना चाहिए मिट्टी का। तो मिट्टी का पीएच मान जो होना चाहिए वो अम्लीय होना चाहिए, यानी कि 6.5 जो है 6.5 इसका उपयुक्त पीएच माना गया है।
उसके बाद हम लोगों ने बात किया था मिट्टी का, तो इसमें किस प्रकार का मिट्टी आपको चाहिए, तो चिकनी मटियार या मटियार दोमट मिट्टी आपको इसके लिए उपयुक्त रहती है। तो हमारा मौसम के आधार पर हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि किस किस मौसम में किस किस फसल को लगाया जाता है। तो सबसे पहला जो है हमारा था खरीफ, और इसका जो कटाई कब की बुआई कब की जाती है और कटाई कब की जाती है ये याद रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी सबसे पहला था हमारा खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप की जो बुआई है हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, जून जुलाई से। जून जुलाई से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है वो अक्टूबर नवंबर तक जाकर के उसकी कटाई हो जाती है। फिर हमारा आता है बोरो राइस। तो बोरो राइस की जो है बुआई कब होती है, बोरो राइस की बुआई फिर हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे अक्टूबर नवंबर से, और ये जो है कहाँ हमारा एंड हो जाएगा, फरवरी मार्च में समाप्त हो जाएगा। और फिर जो है हम इसको कहाँ लगाएंगे, फरवरी मार्च में जो है हम अपना अब लगाएंगे गर्मा फसल को, और वो कहाँ जा करके हमारा एंड हो जाएगा, जून जुलाई में समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या करेंगे, जून जुलाई से स्टार्ट करेंगे, फिर हमारा खरीफ होगा, फिर हमारा रबी या बोरो फसल होगा जो बसंत ऋतु में लगाया जाता है, और फिर हमारा क्या चलेगा, वो गर्मा पे हम लोग आ जाएंगे। तो इतने हम लोग बात किए थे। और उसके बाद हम लोग इसके बारे में क्या है, ऊपरी जमीन हेतु होती है, फिर मध्यम जमीन हेतु होती है, उसके बाद निचली जमीन हेतु होती है, उसके बाद गहरे पानी वाली होती है, उसके बाद सुगंधित किस्में होती है। आप देखेंगे कि ऊपरी जमीन वाले में कौन कौन आता है, तो इसमें आता है शुष्क सम्राट है, तुरंता है, प्रभात है, और उसको एक और कौन किस्म है, सौर दीप है। उसके बाद मध्यम जमीन में आए तो मध्यम में कौन है आपका, सौर अर्जल है, सीता है, कनक है। उसके बाद निचली जमीन हेतु आए तो हमारा उसमें क्या है, राजश्री है, सत्यम है, राजेंद्र महसूरी है। राजेंद्र महसूरी जिसको कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में डेवलप किया गया है। उसके बाद हम लोग आए गहरे पानी वाले में। गहरे पानी वाले में क्या, सुधा है, जानकी है, वैदेही है। उसके बाद सुगंधित किस्में में आएंगे तो क्या है, सुगंधा है, कतरणी है, सोनाचूर है, राजेंद्र भगवती है, राजेंद्र कस्तूरी है, सौर सुरभित है, ये सारी चीजें। उसके बाद हमारा प्लांट स्पेसिंग है 20x15 का। उसके बाद हमारा जो बीज दर है, उसके बाद सबसे ज्यादा किसमें, जो गहरे पानी वाली जमीन है उसमें सबसे ज्यादा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस पूरे वीडियो को नोट करेंगे, अच्छी तरीक़ा से अपने नोटबुक में लिखेंगे, और प्रत्येक सप्ताह आप जो है इसका रिवीजन करेंगे। जो अभी मैंने रिवीजन कराया, अभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सवाल पूछे जाएंगे, बीसीईसी हो, बीएचयू हो, आईसीआर हो, किसी प्रकार का एग्जाम दे रहे हो, या फिर आपका बिहार बोर्ड हो, तो जो अभी मैंने पिछला सबसे लास्ट में जो मैंने रिवीजन कराया है, आप उसको नोट में लिख सकते हैं, और वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक बात और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जितना भी हमारा वीडियो अपलोड हो रहा है उसका लिंक आपको, जो पिछला लेक्चर का जो पिछला अध्याय का जो वीडियो है उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक का भी जो ग्रुप है उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।